हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुस्कर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पूर्व वीडियो में बताया था कि हमारी चित्रकला से संबंधित परीक्षाएं जो हैं, उनमें जो भी प्रश्न आते हैं उसका किस प्रकार से पाठ्यक्रम का विभाजन है, किन किन अध्याय में हम अपने पाठ्यक्रम को विभाजित करते हैं, या हमें हमारा पाठ्यक्रम किन किन नामों से पुस्तकों में हमें देखने को मिलता है। तो उसी प्रकार से हमने अपने पाठ्यक्रम का विभाजन किया था और उसी में मैंने बताया था कि हमारा जो पहला अध्याय हम स्टार्ट करेंगे वो होगा भारतीय मूर्तिकला और वास्तुकला। तो हम आज अपने क्लास में भारतीय मूर्तिकला और वास्तुकला अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। भारतीय मूर्तिकला एवं वास्तुकला। भारतीय मूर्तिकला एवं वास्तुकला का पहला क्लास है ये। क्लास वाइज आपको वीडियोस मिलते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे, और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाले वीडियो जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि भारतीय मूर्तिकला और वास्तुकला जो है ये कब से प्रारंभ होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है, किस प्रकार से इसका चरण वाइज, इसका क्रमबद्ध तरीके से किस प्रकार से जो है विकास होता है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। किन किन राजवंशों में इसका किस प्रकार से जो है विकास हुआ है, और अभी तक जो है भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में जो भी महान कार्य हुए हैं जो हमारे परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, उन सब के बारे में पाषाण काल से लेकर के अब तक जो है जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले पाषाण काल से स्टार्ट करेंगे जानेंगे। तो ये जो है भारतीय मूर्तिकला और वास्तुकला का जो अध्ययन है हम किसके अंतर्गत करेंगे, तो इतिहास के अंतर्गत जो है इसका हम अध्ययन करेंगे। तो इतिहास, सबसे पहले इतिहास होता क्या है? इतिहास वह विषय है, कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं या अतीत का अध्ययन करते हैं। अतीत का अध्ययन करना जो है अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक है। इतिहास को मुख्य रूप से जो है 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 प्रागैतिहासिक इतिहास। प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल। नंबर 2 आद्यैतिहासिक काल। नंबर 3 ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल जो है इतिहास का वह कालखंड है जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। इस समय लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था। उस कालखंड को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्या हुआ था इस समय जो है लेखन कला का आविष्कार या लिपि का आविष्कार जो है नहीं हुआ था। इस इतिहास के इस कालखंड की जो जानकारी है हमको वो कैसे मिलती है? इस कालखंड के जानकारी के जो स्रोत हैं क्या हैं? पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा हम इतिहास के इस कालखंड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमें इस समय जो है कोई भी
लिखित साक्ष्य इस समय के उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वह कालखंड है जिस समय लिपि का तो आविष्कार हो गया था, लेकिन उस समय की लिपि को हम अभी तक पढ़ नहीं सके हैं। यानी कि इस समय के लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन उसके आधार पे इस कालखंड के बारे में हम अभी तक नहीं जानते हैं। जानते जो हैं हम इस कालखंड के बारे में, जो भी जानकारी हमें प्राप्त होती है वो भी पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो इस समय जो है, इस समय के लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। और इस समय के जो है लिखित साक्ष्य मिलते हैं। और लेखन कला का आविष्कार हो गया था। लिपि का आविष्कार हुआ। आविष्कार हुआ, लेकिन पढ़ नहीं सके। इस समय की जो लिपि है, हमें लिपि तो इस समय की मिलती है, लेखन इस समय प्रारंभ हो गया था, लेकिन साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन इस समय की जो लिपि है उसे हम अभी तक पढ़ नहीं सके हैं। ठीक है। तो इस समय की जो जानकारी है हमें, वो जब लिपि को हम पढ़ नहीं सके हैं तो लिखित साक्ष्यों से तो मिलती नहीं है। तो फिर किससे मिलती है? पुरातात्विक साक्ष्यों से ही मिलती है। उत्खनन के द्वारा, पुरातत्व के उत्खनन के द्वारा जो है जो साक्ष्य हमें मिलते हैं, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के आधार पर इतिहास के इन कालखंडों की व्याख्या हमारे समक्ष जो है प्रस्तुत की जाती है। इस समय साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन उन्हें हम पढ़ नहीं सके हैं, तो उसके आधार पर इस कालखंड की व्याख्या नहीं होती है। लेकिन इतिहास के इस कालखंड की जो ऐतिहासिक काल है, इस कालखंड में लिपि का आविष्कार यहीं पे हो गया था। तो इस समय तो स्वाभाविक है कि लिपि और परिष्कृत हो गई थी। इस समय की जो है लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और उन्हें पढ़ा भी गया है। लिखित साक्ष्यों को पढ़ा गया है। ठीक है। ऐतिहासिक कालखंड जो है, इस समय लिपि का आविष्कार हो चुका था, लिपि को हम पढ़ भी लिए हैं, और इस समय के जो लिखित साक्ष्य मिलते हैं तो उनको हम पढ़ लिए हैं। तो उस आधार पे भी इतिहास के इस कालखंड की व्याख्या हमें देखने को हमारी पुस्तकों में मिलती है। साथ ही साथ इस समय के पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, उनके आधार पर भी इतिहास के इस कालखंड की व्याख्या जो है हमारी पुस्तकों में देखने को मिलती है। तो इसके जो स्रोत हो जाएंगे, साहित्यिक साक्ष्य, साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य। ये दोनों जो हैं स्रोत हो जाएंगे। ठीक। इसके अतिरिक्त प्रागैतिहासिक काल जो है, इसे हम पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल, क्योंकि इस समय प्रागैतिहासिक काल में जो मानव की आवश्यकताएं थीं वो अधिकांशतः प्रस्तर के द्वारा ही पूर्ण होती थी। जैसे कि जब मानव जो है एक जगह रहना प्रारंभ किया था, मानव ने स्थायी रहने लगा था, तो सबसे पहले जो है वह प्रकृति निर्मित गुफाओं में ही रहता था, जो कि प्रस्तर की होती थी। प्रस्तर की पहाड़ियों में कोहें होती थी, उन्हीं में जो है मानव रहा करता था। उसके बाद जो है बात आती है, ये अपने जीवन यापन के लिए, अपने भोजन की व्यवस्था करने के लिए पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। तो प्रस्तर के औजार ये बनाते थे और उसी से ये शिकार करते थे, जिससे इनकी जो है इनका जीवन यापन होता था, इनका भरण पोषण होता था। तो प्रस्तर के औजारों का प्रयोग करके ही ये अपने भोजन को प्राप्त करते थे। ठीक है। तो प्रस्तर इनके लिए मुख्य एक साधन था। इस वजह से इस काल को पाषाण काल भी कहते हैं। आद्यैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल को जो है कांस्य काल भी कहा जाता है।
कांस्य काल। ठीक है, तो कांस्य काल, इस काल को क्यों कहा जाता है? इस समय, जैसा कि हम प्रागैतिहासिक काल लेते हैं, इस समय इसका जो इसके 3 कालखंड हैं, 3 खंड हैं। एक पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नव पाषाण काल। इन 3 खंडों में जो है प्रागैतिहासिक काल को या पाषाण काल को जो है बांटा जाता है। अब इसमें जो नव पाषाण काल था, इस समय धातुओं का प्रयोग भी प्रचलित हो चुका था, जिसमें तांबा धातु जो है सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो धातु थी वो तांबा थी। तांबे का प्रयोग इस समय होने लगा था, लेकिन आगे चल करके आद्यैतिहासिक काल जो था, उस समय में मिश्रित धातु, जिसमें तांबा, जस्ता और टिन का प्रयोग किया जाता था, वह मिश्रित धातु कांस्य कहलाती थी और उसका इस समय जो है प्रयोग होने लगा था। इसलिए इस समय कोई मिश्रित धातु का प्रयोग होने लगा था जो कि कांस्य थी, इसलिए इसे कांस्य काल कहते हैं। इसके अतिरिक्त नव पाषाण, ये प्रागैतिहासिक काल और आद्यैतिहासिक काल में एक कह सकते हैं कालखंड और रहता है, जिसे ताम्र पाषाण कहते हैं। हालांकि हमारी पुस्तकों में विशेष रूप से चित्रकला संबंधी पुस्तकों में इस ताम्र पाषाण काल का विशेष रूप से जो है वर्णन नहीं है। मुख्य रूप से इन्हीं भागों में इतिहास को बांटा गया है, इस वजह से हम सिर्फ इन्हीं पे फोकस कर रहे हैं। उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। इन दोनों के बीच मध्य में जो है ताम्र पाषाण काल आता है, जो कि संपूर्ण भारत में जैसे कहीं पे साक्ष्य हल्की फुल्की मात्रा में कुछ बहुत देखने को मिलते हैं, अधिक साक्ष्य जो है नहीं देखने को मिलते हैं। सीधे जो है पाषाण काल के बाद कांस्य काल और उसके बाद सीधे लौह युग आ जाता है। ताम्र पाषाण काल के बारे में नहीं देखने को मिलता है, या कहीं पे कुछ स्थलों पे जो है, कुछ स्थानों पे कांस्य काल नहीं देखने को मिलता है। पाषाण काल के बाद में सीधे लौह काल जो है देखने को, वहाँ पे जो अवशेष प्राप्त होते हैं उनके आधार पर देखने को मिलता है। इस वजह से ताम्र पाषाण काल का विशेष वर्णन हमारी चित्रकला संबंधी पुस्तकों में नहीं मिलता है, इसलिए हम उसके बारे में विस्तृत चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब बस बात ये ध्यान रखिए कि प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल और आद्यैतिहासिक काल के मध्य में ताम्र पाषाण काल भी था, जब तांबे और पाषाण का साथ साथ प्रयोग किया जा रहा था। उस कालखंड को ताम्र पाषाण काल कहते थे। ठीक है, तो आद्यैतिहासिक काल पे आते हैं। यहाँ पे मिश्रित धातु का प्रयोग होने लगा था, इसलिए इसे कांस्य काल भी कहते हैं। कांस्य युगीन जो भारत की सभ्यता थी वो कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता हमारी जो है आद्यैतिहासिक काल की सभ्यता थी, या कह सकते हैं कांस्य युगीन जो भारत की सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान जो है वैदिक सभ्यता को भी इसके साथ में जो है जोड़ते हैं आद्यैतिहासिक काल में, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि वैदिक काल में हमें देखने को मिलता है वेद, बहुत सारे 4 वेदों की हमारी रचना की गई, बहुत सारे पुराणों की रचना की गई, और उसमें से कुछ वैदिक काल के अंतर्गत आते हैं, कुछ बाद में आते हैं। तो बहुत सारे जो है ग्रंथों की, साहित्यिक अन्य रचनाओं की भी रचना की गई है, जो कि जिस प्रकार से हमारे वैदिक काल का विभाजन है, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 500-600 ईसा पूर्व तक भिन्न भिन्न थोड़ा हो जाता है विचारकों के अनुसार, तो ये देखने को मिलता है। तो उसमें उस समय के अंतर्गत बहुत सारे जो है ग्रंथ और बहुत सारे काव्य और बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। इस वजह से क्योंकि उस समय लिपि का प्रयोग देखने को मिलता है, और उस लिपि को हम पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि ऋग्वेद को हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऋग्वेद पूर्व वैदिक काल की रचना मानी जाती है। अगर हम सिर्फ पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को हम समझ लें कि पूर्व वैदिक काल इसमें था या उत्तर वैदिक काल इसमें था, पूर्व वैदिक काल ही सिर्फ इसमें था, तो भी नहीं है। क्योंकि नहीं, क्यों इसलिए नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद से संबंधित वर्णन हमारे समझ देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद हम आजकल भी पढ़ रहे हैं, तो वो भी जिस लिपि में लिखा गया है या उसका जो भी हमारे समझ कंटेंट प्रस्तुत होता है, तो उसको हम पढ़ तो रहे हैं ना। तो लिपि को जब हम पढ़ रहे हैं तो वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत होनी चाहिए।
विचारकों के अनुसार ऐतिहासिक काल में है, कुछ के अनुसार आदि ऐतिहासिक काल में है। जो सही है वो ऐतिहासिक काल होना चाहिए, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल में सिर्फ वैदिक सभ्यता नहीं आएगी, ऐतिहासिक काल में वैदिक सभ्यता से ऐतिहासिक काल आरंभ हो जाता है और अभी तक है। तो वैदिक काल जो है हमारा ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो ये जो है हमारे इतिहास का किस प्रकार से विभाजन है। अब इसके बारे में वैसे तो बहुत कुछ है, हम आगे जो हमारी आदि ऐतिहासिक सभ्यता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक तो चीज़ हम ये जो भी, चाहे पाषाण काल हो, चाहे वो सिंधु सभ्यता हो, चाहे वो मौर्य काल हो, चाहे आगे चल करके जो भी राजवंश आएंगे जा करके, तो उनको हम केवल वास्तुकला और मूर्ति कला के आधार पर ही पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि उनके संबंध में जो चित्रकला संबंधी जानकारी या अन्य जो है जानकारियां हैं, जो कुछ विविध प्रश्न भी आ जाते हैं राजवंशों से संबंधित अन्य विषय, तो प्रश्न जो है वो सारी चीज़ें हम जो अध्याय स्टार्ट करेंगे भारतीय चित्रकला, उसमें प्राचीन भारतीय चित्रकला में वो सारी चीज़ें हम पुनः से पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल उसमें भी पढ़ेंगे और इसमें भी हम पढ़ रहे हैं। आदि ऐतिहासिक काल भारतीय चित्रकला में भी हम पढ़ेंगे और इसमें भी पढ़ेंगे। आदि ऐतिहासिक काल चाहे वो वैदिक सभ्यता हो या जो भी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें भी पढ़ेंगे और चित्रकला में भी पढ़ेंगे। इसमें हम मूर्तिकला और वास्तुकला को फोकस करते हुए पढ़ेंगे और चित्रकला में हम चित्रकला को और अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ उनसे संबंधित होंगी उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ, तो लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ। इस कालखंड के बारे में जो भी हम जानते हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य के द्वारा ही जानते हैं। इस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता है, सिर्फ साक्ष्यों और प्रमाणों के आधार पर इस कालखंड के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। पाषाण काल कहते थे, पाषाण काल क्यों कहते थे, इसका 3 स्तरीय विभाजन भी है। इसमें जो नव पाषाण काल था, देखो पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, इसमें तो धीरे धीरे चीज़ें उन्नत होती रही, धीरे धीरे इसमें जो है कार्य जो है आगे मतलब सुथरी चीज़ें आती गई। जैसे पहले तो बिल्कुल पूरा पाषाण काल में मनुष्य एकदम बिल्कुल जानवरों की तरह रहता था, उसके बाद में धीरे धीरे उसने प्रगति की और धीरे धीरे प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहने लगा। नव पाषाण काल में आते आते वह बस्ती बनाने लगा, अपने घर मकान बनाने लगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे स्टेप वाइज जो है विकास होता चला गया। तो नव पाषाण काल में हमें सारी महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसी काल में नव पाषाण काल जो था, यही काल जो है हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस काल में जो है चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, मृदभांड कला, का आविष्कार, इसी समय इन सभी चीज़ों का प्रारंभ हुआ। आप कह सकते हैं चित्रकला का प्रारंभ नव पाषाण काल में हुआ, मूर्तिकला का प्रारंभ नव पाषाण काल से होता है, वास्तुकला का प्रारंभ नव पाषाण काल से होता है, मृदभांड कला का प्रारंभ नव पाषाण काल से होता है। हालांकि ये सारी चीज़ें मध्य पाषाण काल से चीज़ें थोड़ी थोड़ी होने लगी थी, लेकिन इनका सबका सुथरा रूप जो है हमें नव पाषाण काल में देखने को मिलता है। इस वजह से नव पाषाण काल से इनका प्रारंभ माना जाता है। चित्रकला को आप अच्छे से देख सकते हैं कि जब चित्रकला वाला पार्ट उठाएंगे तो उसमें भीमबेटका है और पंचमढ़ी है, ये सारी जो गुफाएं हैं, चित्तलवासल सिंगरिया, ये सारी जो गुफाओं में चित्रण किया गया है, शैल चित्रों बनाए गए हैं शिलाओं पर, तो वो सारे पाषाण काल के चित्र हैं, जिनको हम दूसरे पार्ट में जानेंगे। यहाँ सिर्फ ये बता रहे हैं कि चित्रकला का प्रारंभ पाषाण काल में हो गया था और उसमें माना जाता जो है, वैसे तो कालखंड और जैसे चीज़ें मिलती हैं तो उसमें तो आप मध्य पाषाण काल भी देख सकते हैं, लेकिन माना जो जाता है वो है नव पाषाण काल। मूर्तिकला का प्रारंभ भी नव पाषाण काल में हुआ।
पत्थर के औजार तो हमें जो है पूरा पाषाण काल से ही देखने को मिलते हैं। पत्थर के जो औजार बनाए जाते थे वो पत्थरों को तोड़ करके उनमें थोड़ा बहुत संशोधन करके उनको नुकीला धारदार बना करके बनाए जाते थे। तो ये इसी प्रकार से जो है मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं, पत्थरों को काट करके उत्कीर्ण करके मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो धीरे धीरे वो चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती थी। नवपाषाण काल की कुछ जो है मूर्तियों के साक्ष्य मिले भी हैं, अधिक तो नहीं देखने को मिलती है, लेकिन कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि मूर्ति कला का प्रारंभ इस समय हो गया था। वास्तुकला का प्रारंभ जो है नवपाषाण काल में, जैसा हम जानते हैं कि मानव जो है अपनी बस्तियां बना करके रहने लगा था, ये अपने लिए घर बनाने लगा था, स्थायी रहने लगा था। तो स्थायी रहने लगा था, घर बनाने लगा था, बस्तियां बनाने लगा था। कैसे बनाने लगा था? बिना वास्तुकला के। तो अपने घर बनाता था, तो यानी वो वास्तुकला ही है, ठीक है। तो वास्तुकला का प्रारंभ हो गया था। इस समय मानव जो है मिट्टी, ईंट और घास फूस का प्रयोग करके अपने लिए जो है घर बनाने लगा था, यानी कि वास्तुकला का प्रारंभ हो गया था। नवपाषाण काल में आपने जाना है कि मतलब जानते ही होंगे कि इस समय जो है कुम्हार के चाक का आविष्कार हो गया था। हालांकि मृदघाटुओं का प्रचलन मध्य पाषाण काल से ही देखने को मिलता है, लेकिन उसका सुथरा रूप जो है देखने को हमें नवपाषाण काल में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी नवपाषाण काल से प्रारंभ हो जाती हैं, ठीक है। इस समय के जो कलात्मक अवशेष मिलते हैं, हमें क्या कलात्मक अवशेष मिलते हैं? मतलब प्रागैतिहासिक काल के कलात्मक अवशेष के रूप में हमें जो है मनके देखने को मिलते हैं। इस कालखंड के मनके क्या होते हैं? मनके जो है मिट्टी और पत्थर वगैरह से निर्मित जो है आभूषण मनके कहलाते हैं। मृदभांड, मृदभांड क्या है? मिट्टी के बर्तनों को मृदभांड कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो है अस्थि, पत्थर, व मृण मूर्तियाँ, अस्थियों की, पत्थरों की और मिट्टी की मूर्तियाँ भी जो है इस समय से देखने को मिलती हैं, जिनमें ये इसके अतिरिक्त जो है औजार भी इस समय के अवशेष जो है वो भी कलात्मक अवशेष कहे जा सकते हैं। जो औजार बनाए जाते थे शिकार वगैरह करने के लिए, वो भी मिलते हैं, ठीक है। तो जो इस समय प्रमुख हैं इनमें कलात्मक अवशेषों में, उसमें है नवपाषाण काल की जो है एक अस्थि निर्मित मात्र देवी की आकृति मिली है। नवपाषाण कालीन अस्थि निर्मित मात्र देवी की आकृति। नवपाषाण काल की जो है अस्थि निर्मित मात्र देवी की आकृति धड़ प्रतिमा मिली है, जो कि लोहदा से प्राप्त हुई है। लोहदा से प्राप्त है, बनारस में संग्रहित है। बनारस में संग्रहित है। इसके अतिरिक्त एक तांबे की पूजनीय आकृति मिली है। तांबे की पूजनीय आकृति, तांबे की पूजनीय आकृति जो है ये शिवराजपुर से प्राप्त हुई। शिवराजपुर
उससे प्राप्त, कानपुर के पास है सीतापुर से प्राप्त भारत कला भवन, वाराणसी में सुरक्षित। इसके अतिरिक्त जो है इस समय तांबे के 424 उपकरण मिले हैं एक ही स्थल से, एक जगह से, जिसे इतिहास में जो है सर्वाधिक ताम्रनिधि के नाम से जो है जाना जाता है हमारे पुस्तकों में। तो तांबे के 424 उपकरण सर्वाधिक ताम्रनिधि, ये कहाँ से मिली है? तो सर्वाधिक ताम्रनिधि जो है ये हमको 2000 ईसा पूर्व की है, समय इसका 2000 ईसा पूर्व को होता है। और ये जो है मध्य प्रदेश के गुंजेरिया स्थान से प्राप्त हुई है, मध्य प्रदेश के गुंजेरिया से प्राप्त। तो ये हमारा जो है पाषाण काल के बारे में जो भी हमें मूर्तिकला और वास्तुकला के संबंधित चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं, उनके बारे में हमने जाना। इससे बहुत अधिक चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ इतना बताना था कि इतिहास में ये चीज़ें कहाँ से प्रारंभ होती हैं, सिर्फ इतना बताने के लिए मैंने ये जो है प्रागैतिहासिक काल को इसमें ऐड किया। वैसे वास्तुकला और मूर्तिकला जो है सही रूप में हमें देखने को सिंधु घाटी सभ्यता से भारत में मिलती है, लेकिन उन सभी चीज़ों का आप सूक्ष्मता से देखेंगे प्रारंभ जो है नवपाषाण काल से हो चुका था। ठीक है, कुछ साक्ष्य भी हैं, इन्हें भी आप जो है ये भी आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो ये जो है हम अपना पहला अध्याय समाप्त किए हैं। पहले अध्याय में जो भारतीय मूर्तिकला और वास्तुकला का पहला भाग है उसको हमने समाप्त किया, और दूसरा भाग जो है सिंधु सभ्यता के रूप में लेकर के आएंगे। और इसी क्रम में जो है हम संपूर्ण वास्तुकला और मूर्तिकला को जो है पूर्ण कराएंगे। उसके बाद अन्य दूसरा जो है अध्याय लेकर के उसको जो है पूर्ण कराएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे क्लासों में, हमारे चैनल पे आपको सभी जो है संपूर्ण जो अध्याय पाठ्यक्रम है चित्रकला संबंधी परीक्षाओं का, उनसे संबंधित आपको जो है कंटेंट जल्दी ही आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते हैं। धन्यवाद।